नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अबंदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में जो चमोली से मिल रही है। यहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर टेम्पो ट्रेवलर और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुलिस के जवान भी शामिल हैं। दोनों ही पुलिस लाइन में तैनात थे और टेम्पो ट्रेवलर को ओवरटेक करते वक्त बिरही के पास में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं संवाददाता चमोली से। नितिन, कैसे हुआ ये हादसा? जी, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिरही के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जब टेम्पो और बाइक की टक्कर वहां पे हुई और उसमें 3 लोग जो बाइक में सवार थे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें 2 पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं और एक स्थानीय चमोली का रहने वाला है वो बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो प्राथमिक जो दृष्टि है, जो वहां पे लोगों का कहना है कि बाइक टेम्पो ट्रेवलर्स को क्रॉस करने के चक्कर में उससे टकरा गई और जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे नरेंद्रनगर पहुंचेंगे। वहीं उत्तराखंड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस मीटिंग में करीब 18 बिंदुओं पर बातचीत होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के लिए एक इंटर राज्यों के आपस के मुद्दे भी होते हैं और अपने अपने राज्यों के भी होते हैं, तो उन सभी पर चर्चा होगी। पिछले साल के गत जो एजेंडे हैं उन पर कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पर भी चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक कल होने जा रही है। मध्य क्षेत्र की बैठक कल नरेंद्रनगर में होनी है और अपने यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसमें उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनके मार्गदर्शन में बैठक होनी है और 4 राज्य इसमें सम्मिलित रहते हैं। हमारा उत्तराखंड मेजबान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें अनुरोध किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आज शाम 4:20 पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचेंगे, जहां वो बीजापुर सेफ हाउस पे रुकेंगे और शनिवार को नरेंद्रनगर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। शनिवार को ही दोपहर 3:30 बजे सीएम योगी केदारनाथ के लिए जाएंगे, जबकि 8 अक्टूबर को यानी कि रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील अप्रभा जुड़ गए हैं देहरादून से संवाददाता। सुनील, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर क्या सारा जानकारी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या स्केड्यूल रहने वाला है सीएम का? देखिए, कल नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग है, जिसमें शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आज शाम 4:30 बजे उनका देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां वो सेफ हाउस में आज रुकेंगे और कल सुबह 11 बजे से नरेंद्रनगर पहुंचेंगे, जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होगी और मीटिंग के तत्काल बाद योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाएंगे, जहां उनका कल का जो नाइट होल्ड है वो केदारनाथ में रहने वाला है और 8 अक्टूबर को वो फिर बद्रीनाथ पहुंचेंगे, जहां बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद सुबह करीब 11 बजे के आसपास वो यूपी के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। वीआईपी मूवमेंट के लिहाज से आने वाले अगले 6 दिन उत्तराखंड के लिए खास होने जा रहे हैं। निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर लगी हुई हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में उत्तराखंड अगले कुछ दिन छाया रहेगा और यही वजह है कि प्रदेश बीजेपी के नेता बेहद ही उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नरेंद्रनगर और देहरादून में कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बद्रीनाथ और केदारनाथ का दौरा है। यानी कि देश भर की निगाहें अगले कुछ दिन उत्तराखंड पर रहेंगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का आना हमेशा उत्सव की तरह होता है।
और उत्तराखंड को बड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा। हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं न कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन की उनकी। बीजेपी दावा कर रही है कि प्रदेश के वो इलाके जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, वहाँ प्रधानमंत्री का जनसंवाद और रात्रि विश्राम उत्तराखंड के पर्यटन को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसका फायदा चुनावों में भी मिलेगा। तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो ये दौरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए लोगों को चाइना से वीजा लेना पड़ता था और तब जाके वहां जाते थे, तो उसका एक विकल्प के तौर पर ज्योलिंगकांग एक नया स्थान डेवलप होगा और प्रधानमंत्री जी वहां से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे, कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उनका कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड में महत्वपूर्ण मीटिंग में रहेंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इनसे अलग पीएम मोदी का प्रस्तावित प्रोग्राम पिथौरागढ़ में जनसभा के साथ लोकसभा चुनाव के ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 अक्टूबर के बीच में कुमाऊं दौरे पर आ सकते हैं। पीएम पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और साथ ही चंपावत जा सकते हैं। साथ ही उनका पिथौरागढ़ में एक जनसभा का कार्यक्रम भी है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरे से पहले बड़ा बयान दिया। तैयारियों के सिलसिले में हल्द्वानी पहुंचे गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री कुमाऊं को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं और ये तोहफा टनकपुर बागेश्वर जैसी बहुप्रतीक्षित रेल लाइन का भी हो सकता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर दे के जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ा ही देकर जाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। शीघ्र ही जो बागेश्वर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, कर्णप्रयाग तक ट्रेन वहां लगभग पहुंचने वाली है, टनल बन गई है। इसी का सिर्फ बागेश्वर भी ट्रेन पहुंचेगी और क्षेत्र का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने उत्तराखंड के दौरे का आगाज जागेश्वर धाम से कर सकते हैं, जिसे देखते हुए सरकार के स्तर पर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम से कुमाऊं दौरे की शुरुआत कर सकते हैं। पीएम मोदी 14 किलोमीटर की यात्रा गाड़ी से करके जागेश्वर धाम पहुंचेंगे और जागेश्वर में पूजा अर्चना के साथ ही मास्टर प्लान का शुभारंभ भी होना है। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी के हाथों ही मास्टर प्लान का उद्घाटन होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार को भरोसा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जागेश्वर धाम पहुंचने से इसे एक नई पहचान मिलेगी। निश्चित ही यहाँ पर कई योजनाओं का शुभारंभ उनके गढ़कमलों द्वारा होगा और जैसा कि जागेश्वर की एक प्राचीन पहचान है, वो विश्व के मानचित्र पर आएगी, मुझे ऐसा भरोसा है। जागेश्वर धाम कुमाऊं में हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऐसे में अगर ये धार्मिक स्थल मानसरोवर कॉरिडोर का अहम पड़ाव बना तो तय है कि यहाँ की सूरत ही बदल जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी नेता पीएम के दौरे से उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी सभा पिथौरागढ़ में होनी है और उन सभा के एक हिस्से में हमारे जागेश्वर में भी उनका आगमन होना है। मैं समझती हूँ कि हमारा जनपद अल्मोड़ा हो, हमारा जनपद चंपावत हो, हमारा जनपद पिथौरागढ़ हो अथवा बागेश्वर हो, सभी ओर से और नैनीताल भी उसमें सभी लोग उसमें शिरकत करने जा रहे हैं क्योंकि सभी के अंदर जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी के कुमाऊं दौरे से जहां धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलने की उम्मीद है, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे युवाओं का पलायन तो रुकेगा ही, साथ ही उत्तराखंड के विकास में ये धार्मिक स्थल मील का पत्थर भी साबित हो सकेंगे। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे सीएम धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। वहां पर सीएम बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो 2 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है उनका, जिसके बाद में बजरंग दल की शौर्य यात्रा में भी शिरकत करेंगे।
बागेश्वर के बैजनाथ क्षेत्र में देर रात एक रोड एक्सीडेंट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गरुड़ क्षेत्र की है, जहां पर बैजनाथ से गरुड़ को आ रही ओवर स्पीड कार ने बैजनाथ के पास में खड़ी दूसरी कार को टक्कर मार दी और फिर 50 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिससे कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका बैजनाथ अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। रुद्रप्रयाग के गहर गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली है। वन विभाग की टीम ने आदमखोर गुलदार को पकड़ लिया है और आज सुबह ही वन विभाग के पिंजड़े में गुलदार कैद हो गया। पिछले दिनों गुलदार ने गांव की बच्ची को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद में गांव के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित भी देखे गए, तो वहीं डर में भी थे। वहीं गुलदार के कैद होने से गांव के लोगों को राहत की सांस मिली है। जोशीमठ के लिए आर्थिक पैकेज को मंजूरी केंद्र से मिल गई है। सुरक्षा और पुनर्वास काम के लिए 1845 करोड़ की मंजूरी मिल गई है और उम्मीद है कि जल्द ही पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। जोशीमठ में भूधसाव से काफी नुकसान हुआ था। कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे, जिनके पुनर्वास का काम होना है। इसके साथ ही जोशीमठ की सुरक्षा को लेकर भी काम किए जाने हैं, जिसके लिए अब आर्थिक पैकेज को मंजूरी मिल गई है। तो वहीं जोशीमठ के पुनर्वास के लिए मास्टर प्लान बन चुका है और उसके तहत ही अब काम होंगे। तो वहीं आर्थिक पैकेज को मंजूरी मिलने पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर संपन्न होंगे। टिहरी के NH 94 और NH 58 पर बने नए स्लाइडिंग जोन हादसे का सबब बने हुए हैं। वहीं स्लाइडिंग जोन से गिर रहे मलबे की वजह से जाम भी लग रहा है। NH 94 पर नरेंद्र नगर खाड़ी बेमुंडा के पास में नए स्लाइडिंग जोन से लगातार मलबा गिर रहा है, तो वहीं NH 58 पर तोताघाटी मूल्य गांव के पास में भी लगातार पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने स्लाइडिंग जोन पर मशीनें तैनात की हैं और स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट का काम भी यहां पर चल रहा है। देखिए, NH 94 में BRO के द्वारा 20 के आसपास चिन्हीकरण किए गए लैंडस्लाइड के पॉइंट्स, जिसमें कई लैंडस्लाइड पॉइंट्स उनके क्षेत्र में है जो रोड उनकी है, और उसके अतिरिक्त जो अन्य NH के पास है रोड, उसमें भी चिन्हीकरण किया गया है और कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स मोबिलाइज भी हो गए हैं। कुछ 2-3 जगह काम भी प्रारंभ हो गया है। हमने टारगेट दिया है कि आने वाली जो नेक्स्ट मानसून होगा उससे पहले सभी जगह लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का काम कंप्लीट कर लिया जाए। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह गड्ढे यात्रियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। सड़क खस्ता हाल होने की वजह से आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। इसके साथ ही खराब सड़क जाम की वजह भी बन रही है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये बड़े बड़े गड्ढे एक तो जाम का कारण भी बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार यहाँ पे ये गड्ढे बरसात के पानी से भी भरे हुए हैं और अभी तक इनको ठीक नहीं किया गया है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों के हालात भी वही हैं, जहां पे बरसात के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं और वहीं अब नेशनल हाईवे पर भी इस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नितिन सेवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। उत्तरकाशी के नेताला के पास बंद हुए गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। नेताला के पास में बड़ा पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया था, जिससे कि सड़क बंद हो गई थी और यात्री फंस गए थे। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची SDRF की टीम ने पेड़ को काटकर हाईवे को खोला, जिसके बाद में हाईवे में फंसे यात्रियों की आवाजाही शुरू हो पाई। रामनगर के रानीखेत रोड में गुरुवार देर रात 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। नौबत यहां तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे पर पत्थर चलाने लगे। इसी दौरान में बाइक पर जा रहे दूसरे गुट के युवकों पर एक युवक ने पत्थर मारा। फिर पत्थर मारते ही वो खुद ही गिर पड़ा, लेकिन फुर्ती से उठकर भाग खड़ा हुआ।
एक तो पानी की कमी और ऊपर से जल स्रोतों पर संकट। पौड़ी जिले के जय हरिखाल में ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। लोकल लोग मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर प्राइवेट होटल की बोरिंग बंद करने की मांग कर रहे हैं, तो विधायक की शिकायत पर डीएम ने जांच तलब की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ की रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी पानी है, और अगर जमीन के नीचे का पानी भी सूखने की कगार पर आ जाए तो बेचारी जनता क्या करे। पौड़ी जिले के जहरी खाल में इन दिनों एक प्राइवेट होटल कंस्ट्रक्शन जल संकट की वजह बनता जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की परमिशन पर होटल वालों ने बोरिंग की, जिससे आसपास के जल स्रोत सूखने की कगार पर आ गए हैं। परेशान लोकल लोग अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हाथ जोड़कर पानी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे गांव की भूमि है, ये हमारे गांव की राजस्व भूमि है, और मैं बिना आपके संज्ञान के कुछ नहीं हो सकता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया इसको बोरवेल और जेसीबी और लगाने की, पोकलैंड मशीन चलाने की अनुमति न दें। सरकार द्वारा इसमें कोई उचित कार्रवाई न की गई तो क्षेत्रीय जनता को जन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उत्तराखंड में भूजल यानी जमीन से पानी कहां निकाला जा सकता है, कितना निकाला जा सकता है, इसको लेकर अब तक कोई ठोस नियम, कानून और सिस्टम नहीं है। उसी का नतीजा है कि मैदान हो या पहाड़, कहीं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी परमिशन से तो कहीं बिना परमिशन बोरिंग कर दी जाती है। वहीं जयहरी खाल वाले मामले में लोकल विधायक की शिकायत पर डीएम ने जांच तलब की है। ऑनरेबल एमएलए सर की तरफ से जो एक इस संबंध में शिकायती पत्र हमें मिला है, उसमें एसडीएम से आख्या मांगी जा रही है, और एसडीएम से रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कानून लागू करने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में स्टेट में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, और जहाँ भी नलकूप हैं और जहाँ पर ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई रेगुलेशन नहीं है। पहाड़ में जल स्रोतों को बचाने को लेकर बड़े बड़े होटलों में मीटिंग और सेमिनार होते हैं, लेकिन पहाड़ में जमीन का पानी निकालकर कैसे जल स्रोत बचेंगे, ये सोचने की फुर्सत शायद किसी के पास नहीं है, और फिर पानी के लिए परेशान जनता को मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18। रामनगर में फाटो टूरिज्म जोन में पर्यटकों से मिले बेहतर रिस्पांस से तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन उत्साहित है, तो वहीं अब यहां के इनके बगल के एक और नए टूरिज्म जोन विकसित करने की कवायद भी विभाग ने शुरू कर दी है। डीएफओ की माने तो जल्द ही एक और नया टूरिज्म जोन अस्तित्व में आएगा, जिसमें एक समय में 20 से 30 जिप्सियों को संचालित किया जाएगा, और इसका प्रस्ताव बनाकर उच्च स्तर को भी भेज दिया गया है। सिटी फाटो की हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ हमने नए अंदर टूरिस्ट ट्रैक भी खोले हैं, कुछ अंदर नए रास्ते बनाए गए हैं। उसके आधार पर उनकी जो टोटल अभी हमारे पास 50 गाड़ियां चलती हैं, और उसकी कैपेसिटी देखने के बाद में कुछ अगर और गुंजाइश हो सकती है तो उसके हिसाब से 20 या 30 गाड़ियों को मुझे शुरुआत में हम लोग कर सकते हैं वहाँ से। चमोली में मौसम साफ होने के साथ ही एक बार फिर से पर्यटक स्थलों पर रौनक बढ़ गई है। भारत चीन सीमा पर स्थित देवताल में भी लोग पहुंच रहे हैं, और 15,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर स्थित देवताल की तस्वीर काफी मनमोहक दिखाई दे रही है। हर साल प्रशासन की अनुमति लेकर सैकड़ों की संख्या में सैलानी देवताल पहुंचते हैं। इस बार की चारधाम यात्रा ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते साल सबसे ज्यादा 46,27,000 श्रद्धालु चारधाम यात्रा आए थे दर्शन करने, लेकिन इस बार अभी तक 46,48,000 चारधाम यात्रियों की संख्या पहुंच चुकी है, जबकि अभी यात्रा बाकी है। केदारनाथ में अभी तक सबसे अधिक 15,31,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, और बद्रीनाथ में अब तक 14,57,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्रों में किसानों ने पारंपरिक खेती से मुंह मोड़कर अब फूलों का व्यापार शुरू कर दिया है, जिसकी डिमांड पर्यटन और धार्मिक महत्व में बढ़ती जा रही है।
यही कारण है कि ऋषिकेश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में गुलाब के साथ ही दूसरे फूलों की खेती भी लोग अब कर रहे हैं। तो फूलों की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है और जंगली जानवर फूलों की खेती को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, जबकि पारंपरिक खेती को जानवर नुकसान पहुंचा रहे थे। बहुत सुंदर ये खेती है, लगभग 3-3.5 बीघा में ये खेती है और ये पहले इसको दिल्ली भेजा करते थे, अब ये बहुत ज़्यादा खर्चे के कारण लोकल डीलर ऋषिकेश में ये भेजते हैं। तो एक अच्छी खेती है और हमारा सरकार से भी ये आग्रह है, ये निवेदन, ये मांग है कि ऐसे व्यवसायियों को, ऐसे कृषकों को, ऐसे मेहनतकश लोगों को वो सरकार की तरफ से भी संसाधन मुहैया करें। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।